नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज से केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, इसे हमने जिक्र कर दिया। लगभग वो 6 घंटे का वीडियो है। यदि आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे थे सभी लगभग उससे आ जाएंगे। कम से कम आपका 50 नंबर तो श्योर ही उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसे देखिए वीडियो को। और हम आज से केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर में। सबसे पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्योंकि सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चूंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा और जल्दी में चलेगा। चूंकि आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे, यदि नहीं भी पढ़े होंगे पहले से तो आप मात्र एक वीडियो के माध्यम से आप पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ जिसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, इसकी अवस्थाएं हम लोग को पढ़ना है। तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन चौथा और 5वां अवस्था भी हम लोगों को जानना है। पहला अवस्था है आपका ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसके पास में आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था, जिसका आयतन जो होता है निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था बोलते हैं। गैसीय अवस्था या गैस अवस्था किसे बोलते हैं? जिसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं गैसीय अवस्था। चौथा नंबर, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग जान जाते हैं कि पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था होता है। और 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। मुख्यतः हम लोग को ठोस, द्रव और गैस अवस्था को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस अवस्था को अभी हम लोग पढ़ेंगे और द्रव अवस्था को हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे और गैसीय अवस्था को हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग। वास्तव में ठोस पदार्थों का वर्गीकरण के अंतर्गत जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, निश्चित रूप से अवयवी कण के अंतर्गत आते हैं। वो अणु आते हैं जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, परमाणु आते हैं जिसे हम लोग एटम बोलते हैं, आयन। यानी कि अणु, परमाणु तथा आयन के आधार पर, इसके व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है और साथ साथ में इसके बीच में अंतर पूछ सकता है या इसके एग्जाम्पल को पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रवादार ठोस भी बोलते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं या बेरवादार ठोस बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, मतलब कि वैसा कण या अवयवी कण जिसमें एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात जिसके पास में एक निश्चित व्यवस्था होगी, वह दीर्घपरासी होगा, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, या इसकी एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्थित है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात ऐसा अवयवी कण जिसके पास में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड या बेरवादार ठोस। निश्चित रूप से जब ये कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी तो वो लघुपरासी व्यवस्था होगी, अर्थात जिसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं यह इसमें कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जैसा कि दूसरा नंबर पॉइंट है एक निश्चित आकृति, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के पास में एक निश्चित आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के बाद में कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित आकृति होती है। उसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट, कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलीय ठोस के पास होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के पास में लघुपरासी व्यवस्था होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन तीक्ष्ण नहीं होता है। उसके बाद में शीतलन वक्र असतत होता है, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। आप ए से बी तक सीधा जा रहा है, फिर बी से सी तक कांस्टेंट जो है, और सी से डी में जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका 5वां नंबर जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ए से बी तक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये एक सतत वक्र बनता है। अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का 6वां नंबर जो है वो विषमदैशिक होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर अस्पष्ट विदलन होता है। उसके बाद देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव इसको बोलते हैं, ये होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा जो होता है निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल हम देख सकते हैं, कॉपर क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसके बाद में फेरस यानी कि Fe जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। Ag जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ZnS जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। NaCl यानी कि नमक जो है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रोम एलम जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। KCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। CaCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रबर जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। प्लास्टिक जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2 जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा हुआ है। निश्चित रूप से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो इसमें जो होता है रबर जो होता है वह बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस का मतलब ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड। नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वो रवादार ठोस है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, या जिसे हम लोग बेरवादार ठोस बोलते हैं या एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, ZnS जिंक सल्फाइड और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये तीनों जो है वह क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड या रवादार ठोस है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रवादार ठोस कौन से है? तो हीरा जो है रवादार ठोस क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि कांच, रबर ये दोनों जो है वह क्रिस्टलीय ठोस है या बेरवादार ठोस है या एमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है बेरवादार ठोस पदार्थ कौन से है? तो कांच जो होता है वो बेरवादार होता है, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड होता है, या इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि ग्रेफाइट, हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या रवादार ठोस होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है? तो क्वार्ट्ज
ग्लास या SiO2 जो होता है वह बेरावदार ठोस होता है या एमॉर्फस सॉलिड होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि ग्रेफाइट, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वह रवादार ठोस होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन ठोस का मतलब होता है माने बेरावदार ठोस या इसी को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो कांच जो होता है वह रवाहीन ठोस या बेरावदार ठोस या एमॉर्फस सॉलिड होता है। साधारण नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वह बेरावदार ठोस होता है या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय रवादार ठोस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? तो ग्लास जो होता है रवादार ठोस नहीं है, बेरावदार ठोस है, यानी कि बेरावदार ठोस करने का मतलब है कि एमॉर्फस सॉलिड या इसी को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। रोम्बिक, सल्फर, CaCl और KCl जो होता है वह आपका रवादार ठोस है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। इस तरह से विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को ही बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। इसके पास में आयन होता है, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे स्थित रहता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड में आयन स्थित होते हैं, आयनिक बॉन्ड से यहाँ पे काम करते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में काम करता है। आयनिक ठोस का एग्जांपल हो सकता है NaCl, CaO या Na2SO4। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, परमाणु, ये सहसंयोजक ठोस जो होते हैं मुख्यतः परमाणु या एटम्स के बने होते हैं। इसके बीच में बंध जो काम करता है वह सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं कि ये हीरा, ग्रेफाइट या सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजक ठोस या कोवैलेंट बॉन्ड या नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आणविक ठोस, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके पास में मुख्यतः अणु भाग में लेते हैं, या जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, या परमाणु विभाग में ले सकते हैं, या एटम। परिक्षेपण बल, लंदन बल या वांडरबल बल आणविक ठोस में काम करते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे काम करता है। हाइड्रोजन H2 सॉलिड के रूप में, HCl सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में इसके एग्जांपल है। धात्विक ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, इसमें धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि धनायन तथा ऋणायन दोनों धात्विक ठोस में काम कर सकते हैं। धात्विक बंध यहाँ पे होता है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड उपस्थित रहता है। एग्जांपल के तौर पे कॉपर, Ag, Au, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Fe माने फेरस, Cl माने क्रोमियम, ये सभी हमारे धात्विक ठोस के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आयनिक ठोस को हम लोग देख सकते हैं। आयनिक ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, इसके अवयवी कण कौन से हैं? जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था, आयन जिसे हम लोग आयंस बोलते हैं, यानी कि धनायन या ऋणायन इसके अवयवी कण हो सकते हैं। आकर्षण बल जो होता है यहाँ पे काम कर सकता है। आयनिक बंध जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। लक्षण क्या हो सकते हैं? यहाँ पे प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं एवं इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जालक एक बनाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा काम करेगा, यानी कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण इसी के कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं एवं इनके गलनांक और क्वथनांक भी दोनों उच्च होता है। दूसरा नंबर है कि धनायन ऋणायन से एवं ऋणायन धनायन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। जैसे मैंने अभी बोला, यह संख्या R प्लस और बाई R माइनस पर निर्भर करता है, यानी कि हम लोग चेक करेंगे R प्लस बाई R माइनस का वैल्यू कितना है, उसी के आधार पर पता चलता है कि आयनिक ठोस का वैल्यू कितना है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, माने जितने भी हमारे आयनिक ठोस होते हैं वे ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित या विलयन अवस्था में ये सुचालक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl, KClO3, MgO, etc। ठोस NaCl को लेंगे तो Na प्लस Cl माइनस के बंधित आयन बनेंगे और ये निश्चित रूप से कुचालक का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जबकि यहाँ पे गलित विलयन Na प्लस Cl माइनस को लेते हैं तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस बनेगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। मुक्त आयन के रूप में ये पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक के रूप में काम करेंगे। अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये पूछा भी है 2022 और 2024 में। इसके अवयवी कण जो है परमाणु या आइटम है। आकर्षण बल जो काम करता है वह सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। लक्षण आप देख सकते हैं, पहला लक्षण है कि त्रिविमीय संरचना इसमें होती है, जिसके कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये कठोर तथा भंगुर तथा त्रिविमीय संरचना होने के कारण इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गलन से पूर्व ही ये अपघटित हो जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर मतलब की पॉइंट है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जिससे यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही पदार्थ जो होगा विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये कोई भी पदार्थ विद्युत का कुचालक ही होगा। नोट 1 हम लोग देख सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, विद्युत अपघटन का विलयन सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बिल्कुल हमने अभी भी बताया कि जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह विद्युत का सुचालक होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में एग्जांपल के तौर पे हीरा और ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। अपवाद है ग्रेफाइट, यह चिकना तथा नर्म होता है, यह परतीय संरचना इसकी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यही यह अपवाद है, क्योंकि जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वे सभी कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक जो है कार्बन का बॉन्ड 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है, एक बॉन्ड हमेशा खाली है, हर एक जगह एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि कार्बन जो होता है इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 3 तो बन जाते हैं, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है 340 pm होता है, जबकि इन दोनों के बीच में 141.5 pm होता है। ये ग्रेफाइट का संरचना है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है? निश्चित रूप से हीरा जो है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हीरा किस प्रकार का रवा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सहसंयोजक रवा है, यानी कि कोवैलेंट रवा है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 ईस्वी में।
तो देख लीजिए, कांच जो होता है निश्चित रूप से एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा है, जिसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसे हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी माना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना जो होती है ठोस की तरह व्यवस्थित नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस को ही वास्तविक ठोस माना जाता है, बल्कि द्रव की तरह अनियमित होती है। इसलिए हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। कारण इसका क्या है? अनियमित संरचना, यानी कि अमोर्फस स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। परमाणु और अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक इसके पास में धीमा प्रवाह यानी कि स्लो फ्लो होता है, इनके बीच और अवयवी कणों के बीच में जो होता है फ्लो, वो धीमा प्रवाह होता है, यानी कि स्लो फ्लो होता है, जिसके कारण कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रवादार ठोस क्या है, उदाहरण देना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। वैसे ठोस जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनकी एक निश्चित व्यवस्था, आकृति तथा दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, उसे हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। इसके गुण हम लोग देख सकते हैं, इसे ही क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इसका गलनांक जो होता है निश्चित तथा तीक्ष्ण होता है। इसका एग्जांपल इस तरह से है, ये एक निश्चित आकृति के रूप में, निश्चित पैटर्न के रूप में रहते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं रवादार ठोस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसका शीतलन वक्र असतत होता है, यह एक विषमदैशिक होते हैं। इसका यह एक वास्तविक ठोस कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे कॉपर, Fe, Ag, Zn, NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोमेलम, KCl, उसके बाद CaCl, रोम्बिक सल्फर, ये सभी जो है हमारे रवादार ठोस के एग्जांपल हैं। अब देख सकते हैं अगला नंबर, तीसरा नंबर जो हमारा ठोस है वो है आणविक ठोस। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अणु या मॉलिक्यूल होते हैं। 3 प्रकार का होता है आणविक ठोस। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा नंबर में होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा नंबर में होता है H आबंधित यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम बोलते हैं नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अवयवी कण यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग सकते हैं हाइड्रोजन सॉलिड के रूप में, क्लोरीन सॉलिड के रूप में, आयोडीन सॉलिड के रूप में, CCl4 सॉलिड के रूप में और आर्गन सॉलिड के रूप में। दोनों के बीच में बंध होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये लगातार बॉन्ड इस तरह से बनते जाएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो है वह निश्चित रूप से अध्रुवीय सहसंयोजक बंध काम करेगा, और इन दोनों के बीच में भांडर वाल फोर्स यानी कि भांडर वाल बल, लंदन बल, परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल काम करेगा। इतने बल काम कर सकते हैं दोनों के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लिया है, आर्गन आर्गन के बीच में जो ये बॉन्ड काम कर रहा है। आकर्षण बल जो होता है यहाँ पे भांडर वाल बल या लंदन बल वीक बॉन्ड की तरह काम करते हैं। इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण कुचालक होता है। भांडर वाल बंध या के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे जोहानन भांडर वाल ने दिया था, और लंदन फोर्स जो होता है फ्रिंच लंदन ने दिया था। लंदन बल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁶ के बराबर होता है। तो लंदन बल केवल R= 500 ppm। लंदन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु के आकार का, और गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंदन फोर्स यानी कि वीक फोर्स। ये वीक फोर्स हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, दो यहाँ पे इक्वेशन है। लंदन फोर्स जो होता है, ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के अणुओं के बीच में, तो 1/R⁶ के बराबर होता है, और लंदन फोर्स परमाणु के आकार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और गलनांक जो होता है लंदन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। परमाणु के बीच जो होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। अणुओं के बीच में जो होता है द्विध्रुवी आकर्षण बल काम करता है, यानी कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। डाइपोल अट्रैक्शन प्रबल होता है, बड़ा होता है वान डेर वाल बंध से। माने डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होता है या ज़्यादा प्रबल होता है, वान डेर वाल बंध जो होता है दुर्बल होता है। इनके गलनांक जो होते हैं, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक ज़्यादा होते हैं और ध्रुवीय आणविक ठोस से ये नर्म तथा कुचालक होते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं HCl सॉलिड के रूप में, SO2 सॉलिड के रूप में। यहाँ पे HCl H∆+ और Cl∆-। ध्रुवीय सहसंयोजन बंध दोनों के बीच में बनता है। यहाँ पे H∆+, Cl∆-, H∆+, Cl∆-, दोनों के बीच में जो है ध्रुव आकर्षण बल यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ठोस सॉलिड। इसके अवयवी कण होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु। एग्जांपल के तौर पे HF सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में, NH3 सॉलिड के रूप में, CH3OH सॉलिड के रूप में। परमाणु के बीच में आकर्षण बल जो होता है ध्रुवीय संयोजन बंध काम करता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। विद्युत के कुछ कुचालक जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे विद्युत के कुचालक होते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं H आबंधित आणविक ठोस जो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस या अध्रुवीय आणविक ठोस हो सकते हैं। इसकी प्रबलता अगर देखना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे अधिक, उसके बाद में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स में होता है, उसके बाद में वान डेर वाल फोर्स में होता है इसकी प्रबलता। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका गलनांक जो होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में गलनांक सबसे अधिक होता है, उसके बाद में ध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर लास्ट में अध्रुवीय आणविक ठोस में होता है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में धात्विक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसके अवयवी कण जो होते हैं धातु धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। आकर्षण बल जो होता है धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड काम करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में गतिशील होता है या समान वितरण होता है। धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये धात्विक चमक तथा विशिष्ट रंग इसमें पाए जाते हैं। ये आघातवर्धनीय होते हैं तथा तन्य होते हैं, यानी कि धातु में जितने गुण पाए जाते हैं निश्चित रूप से धात्विक ठोस में भी वे सभी गुण पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे कॉपर, Ag, Au, Fe, etc, ये सभी हो जाएंगे एग्जांपल। यानी कि धात्विक ठोस धात्विक बॉन्ड यानी कि मेटालिक बॉन्ड इसमें काम करते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव यदि रहेगा तो विकर्षण होगा, नहीं तो पॉजिटिव रहेगा तो आकर्षण रहेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चारों तरफ पॉजिटिव रहेंगे, धनायन चारों ओर है, तो यहाँ पे हर एक जगह नेगेटिव रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, जिसके कारण चारों तरफ से ये विद्युत के सुचालक के रूप में ये काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक साथ क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोस। यदि क्वेश्चन पूछता है अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, माने इसके कण जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं या अणु परमाणु के रूप में ये स्थित होते हैं। इसके अध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल काम करता है लंदन फोर्स काम करता है या वान डेर वाल फोर्स काम करता है। उदाहरण के तौर पर अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है H2 सॉलिड के रूप में, I2 यानी कि आयोडीन सॉलिड के रूप में, आर्गन सॉलिड के रूप में होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस की जो प्रकृति होती है वो नर्म होती है। अध्रुवीय आणविक ठोस का जो चालकता होता है वो कुचालक होता है।
होता है और ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद में दूसरा नंबर में आ जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस या इसके जो कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। इसके बीच में आकर्षण बल जो काम करता है ध्रुवीय आणविक ठोस का जो आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण जो है HCl सॉलिड के रूप में होते हैं और SO2 सॉलिड के रूप में होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस की जो प्रकृति होती है वो नर्म होती है। ध्रुवीय आणविक ठोस का जो चालकता होता है वो कुचालक होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। तीसरा नंबर में है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के जो कण होते हैं वो अधिक ध्रुवीय अणु होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के जो आकर्षण बल जो काम करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं। H आबंधित आणविक ठोस के जो उदाहरण होते हैं HF सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में, NH3 सॉलिड के रूप में होता है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की प्रकृति जो होती है वो कठोर होती है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की जो चालकता होती है वो कुचालक होती है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। 4 नंबर है आयनिक ठोस का जो कण होता है वो आयन होता है। आयनिक ठोस का जो आकर्षण होता है आयनिक बंध के रूप में होता है। आयनिक ठोस का जो उदाहरण होता है NaCl, CaO या Na2SO4 हो सकता है। आयनिक ठोस जो होता है प्रकृति में कठोर तथा भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस की जो चालकता होती है ठोस के रूप में कुचालक पाए जाते हैं और गलित के रूप में सुचालक पाया जाता है। आयनिक ठोस का जो गलनांक होते हैं बहुत ही अधिक होते हैं। सभी का जिक्र हम लोगों ने अलग से कर लिया अलग-अलग, लेकिन एक जगह हमने यहाँ पे देख ले रहे हैं। धात्विक ठोस जो के कण होते हैं वो धनायन प्लस के रूप में और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। धात्विक ठोस की आकर्षण होता है धात्विक बंध काम करता है। धात्विक ठोस के उदाहरण कॉपर, Ag, Au और Fe होते हैं। धात्विक ठोस की जो प्रकृति होती है कठोर तथा तन्य होती है। धात्विक ठोस की जो चालकता होती है वो सुचालक होता है। धात्विक ठोस का जो गलनांक होता है बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद में छठा नंबर में है सहसंयोजक ठोस के जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। धात्विक सहसंयोजक ठोस के जो आकर्षण बल काम करते हैं सहसंयोजक बंध यहाँ पे काम करते हैं। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण जो है वो हीरा है, ग्रेफाइट है और SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड है होता है। सहसंयोजक ठोस जो होता है प्रकृति में कठोर पाए जाते हैं। सहसंयोजक ठोस की जो चालकता होती है वो कुचालक होता है। ग्रेफाइट ऑप्शन है, मैंने ये सुचालक होता है और सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। इस तरह से हमने सभी क्रिस्टलीय ठोस की तुलना कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का कुछ पार्ट पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक का नाम है आपका एक्स किरण विवर्तन। टॉपिक का नाम है आपका एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रैग समीकरण यानी कि ब्रैग्स इक्वेशंस। इसमें क्या बोलता है कि जब कोई भी एक्स किरण एक्स रेज बीम को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल इन किरणों को विवर्तन कर देता है। अर्थात यहाँ से जैसे कि यहाँ से हम लोग किरण को डाले हैं तो निश्चित रूप से थीटा एंगल से, या फिर उसके बाद में ये भी थीटा एंगल से चला गया है। फिर यहाँ पे डाले हैं तो ये भी थीटा एंगल से चला गया है। ये भी थीटा एंगल से आया है तो थीटा एंगल से चला गया है। यानी कि विवर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन के परावर्तित कर देता है। यदि विवर्तित तरंगें समान कला में होती है यानी कि सेम फेज में होती है तो एक दूसरे को प्रबलित करती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बे प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर सेम प्लेट होगा तो यहाँ पे चमकदार धब्बे प्राप्त होंगे, परंतु यदि समान कला में नहीं होगी तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जैसे समान कला में नहीं बन रही है, एक बार ऐसे बन रहा है फिर नीचे किससे बन रहा है, तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देगी। निरस्त करने के कारण यहाँ पे जो है डार्क स्पॉट बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको समान कला में है, इसीलिए यहाँ पे जो है वह चमकदार धब्बे प्राप्त होंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसे दिया था WL ब्रैग और WH ब्रैग ने इस घटना को प्रयोग करके ZNS की संरचना दी थी तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए थे। पहला निष्कर्ष क्या प्राप्त किया था कि क्रिस्टल की उत्तरोत्तर सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया था। दूसरा चीज़ बताया था कि परावर्तित किरणें केवल उस समय ही समान कला में होती है जब सतहों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा का मान पूर्ण गुणक में होता है, यानी कि n लैम्डा = 2d × sin थीटा होता है। यहाँ पे n पूर्णांक है, लैम्डा को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, थीटा का मान होता है आपतन कोण और d का मतलब होता है दो सतहों के बीच की दूरी, यानी कि ये फॉर्मूला याद रखना है कि n लैम्डा = 2d sin थीटा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। तो त्रिविम में स्थित अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, किसी भी त्रिविम में स्थित अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तुम्हारा एक विमीय क्रिस्टल जालक जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, यानी कि अवयवी कण। वैसे अवयवी कण जो एक सरल रेखा में स्थित होते हैं उसे हम लोग एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा नंबर है द्विविमीय क्रिस्टल जालक, यानी कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, मतलब अवयवी कण किसी तल में स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में स्थित हो, उसे बोलेंगे हम लोग द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
तीसरा है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक यानी कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, यानी कि अब यही कण जो है त्रिविम में हो यानी कि 3 डायमेंशनल पोजीशन में हो तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका एकक कोष्टिका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसका फॉर्मूला क्या है कि संपूर्ण, ये एक तरह से क्रिस्टल है, मतलब संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट सेल इसमें स्थित है इस पूरे क्रिस्टल में, यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। एकक कोष्टिका के प्राचल यानी कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे यहाँ पे देखो इसके कोने, किसी भी यूनिट सेल के कोना जो होता है वो 8 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोर जो होते हैं 3 टाइप के कोर होते हैं, ए बी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। एंगल जो होते हैं यानी कि कोड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये हो गया गामा। कोर जो होते हैं वो 12 कोर होते हैं। 12 कोर कैसे होते हैं, यहाँ पे मतलब 4 ऊपर होंगे 4 नीचे और 4 4 8 8 1 9 10 11 12, यानी कि 12 कोर होंगे। फलक जो होते हैं 6 होते हैं। 6 इसलिए कि ऊपर नीचे आमने सामने, और उसके बाद में हो जाएगा आमने सामने दोनों तरफ हो जाएगा 4 और ऊपर नीचे मिलाकर 6, यानी कि 6 फेस होते हैं, यानी कि फलक होते हैं। कॉर्नर तो 8 होंगे, चूँकि ऊपर में 4 गो नीचे में 4 गो, 8 कॉर्नर होंगे। और काय केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर तो एक ही होगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा जो है बराबर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती हैं, ये निश्चित रूप से सही है। उसके बाद में एकक कोष्टिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला है सरल एकक कोष्टिका, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, माने अवयवी कण केवल कोने पर स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने पर 8 मतलब अवयवी कण स्थित है, इसे ही हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल या सरल एकक कोष्टिका। दूसरा नंबर में एक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे अवयवी कण कोने पर तो स्थित हो ही, प्लस कुछ अन्य स्थानों पर भी स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। यह भी 3 प्रकार का होता है, यानी कि सबसे पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इसके सभी कोने पर तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 6 फेस पे आपका रहेंगे, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित यूनिट सेल। उसके बाद में है अंतः केंद्रित कोष्टिका, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे सभी कोने पर रहते हैं सेल और एक रहेगा इसके बीचों बीच, तो इसे हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा नंबर में है अंत्य केंद्रित कोष्टिका, यानी कि इंड सेंटर यूनिट सेल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी कोने पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ में इसके आमने सामने वाले भुजा पे भी रहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अंतः केंद्रित कोष्टिका, यानी कि इंड सेंटर यूनिट सेल। अब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो निश्चित रूप से 7 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑगस्टस ब्रेविस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल के अनुसार 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसे बाबेज जालक या ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है घनीय क्रिस्टल के अंतर्गत होता है सिंपल यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 3 संरचना इसके अंतर्गत होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विसमलंबाक्ष के अंतर्गत सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी कि 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विषम लंबाक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल, बॉडी यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 4 यूनिट सेल टोटल होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एकनक्ताक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है षटकोणीय यूनिट सेल के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। उसके बाद में 6ठा नंबर में है त्रिसमनताक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है त्रिनताक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं।
यानी कि टोटल कुल ब्रावेज जालक जो हो गए 14 टाइप के ब्रावेज जालक यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक जगह पे है ये क्रिस्टल के निकाय। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे घनीय। तो घनीय जो होता है इसका अक्षीय लक्षण ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। इसके कोण जो होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे NaCl घनीय है, KCl भी घनीय है यानी कि क्यूबिक है, CaF2 भी क्यूबिक है यानी कि घनीय है, हीरा भी क्यूबिक अर्थात घनीय है, जेनेलिस भी क्यूबिक अर्थात घनीय है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। इसके अंतर्गत क्या बोलता है कि ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल के एग्जाम्पल है TiO2, सफ़ेद SN और SnO2। नेक्स्ट है आपका विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोरॉम्बिक। विषम समलंबाक्ष को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरॉम्बिक। इसके अंतर्गत ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। विषम समलंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे BaSO4, PbCO3 या KNO3। एक नताक्ष के अंतर्गत होता है मोनोक्लिनिक। इसके अंतर्गत ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक अनताक्ष या मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे CuSO4 इंटू 2H2O, बीटा गंधक Na2SO4 इंटू 10H2O। त्रिनताक्ष यानी कि ट्राई क्लिनिक के अंतर्गत हो जाएगा अक्षीय लक्षण ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या त्रिनताक्ष या ट्राई क्लिनिक के कोड हो जाएंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिनताक्ष या ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O या H3BO3 या K2Cr2O7 हो जाएगा। उसके बाद में षटकोणीय या हेक्सागोनल के अक्षीय लक्षण हो जाएंगे ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कोण जो होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री। षटकोणीय के उदाहरण होंगे ग्रेफाइट, HGS, AgI और ZnCd। त्रिसमनताक्ष या ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल के अंतर्गत अक्षीय लक्षण होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और कोड होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिनताक्ष या ट्राइगोनल के एग्जाम्पल जो होंगे क्वार्ट्ज, कैल्साइट या CaCO3। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकक कोष्टिका में अव्ययी कणों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। यहाँ पे कण का स्थान अंत केंद्र रहेगा तो वहाँ पे 1 रहता है, मतलब यूनिट सेल की संख्या 1 होगी। और तो एक यूनिट सेल में भाग लेने के लिए 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। फेस फलक रहेगा तो यहाँ पे यूनिट सेल की संख्या 2 होगी, एक यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 1/2 हो जाएगा। और कोर पे रहेगा तो यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 4 होगी और एक यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 1/4। कोने पे जब बात होगा तो यूनिट सेल की संख्या 8 होगी और एक यूनिट सेल में भाग लेने वाली संख्या 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये जो सरल एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल में कोने पर कण जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे, यहाँ पे भी एक रहेगा। तो कोने पर कण जो होगा 8 गुने 1/8 इक्वल टू 1 कण हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत यहाँ पे कोने पर जो कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 गुने 1/8 इक्वल टू हो जाएगा 1। और अंत केंद्र पर यानी कि यहाँ पे एक बीच में रहेगा तो उसके ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि कुल कण जो हो जाएंगे 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत कोने पर जो कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 1/8 इक्वल टू 1 कण हो जाएंगे। फलक पर यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं तो फलक पर जो कण होंगे 6 गुने 1/2 इक्वल 3, तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल कण जो होंगे 1 + 3 इक्वल टू 4 हो जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर में अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी कि इन सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने पर जो कण होंगे 8 गुने 1/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फलक पर जो कण होंगे 1 2 मैंने 2 सामने रहेगा तो 2 गुने 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि कुल कण जो होंगे 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अव्ययी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना। जैसे पहला है 2 तत्व A तथा B से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व A के कोने पर तथा तत्व B के फलक के केंद्र पर स्थित है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए A के कोने पर दिया हुआ है तो 8 गुने 1/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। B के फलक पे दिया हुआ है यानी कि 6 गुने 1/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा।
यानी कि A/B इक्वल टू हो गया 1:3 और सूत्र हो जाएगा A1B3 और AB3। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यदि तत्व A तथा B के परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो A के कोने पर जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक के घन के कोनों पर एकांतर क्रम में, यानी कि एक है तो एक नहीं है, 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 यानी कि ए के कोने पर कितना हो जाएगा 4 × 1/8 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अच्छा, बी के कोने पर जो हो जाएगा 4 × 1/8 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो A/B इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, यानी कि हो जाएगा 1:1 और उस सूत्र हो जाएगा A1B1 इक्वल टू AB हो जाएगा। AB इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि तीन तत्व A B तथा C एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसमें A परमाणु कोने पर, B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो A के कोने पर रहेगा तो 8 × 1/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। B के अंत केंद्र पर रहेगा तो 1 × 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। C के फलक पर रहेगा तो 6 × 1/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि A/B/C इक्वल टू हो जाएगा 1:1:3 हो जाएगा, यानी कि अणु सूत्र इसका हो जाएगा A1B1C3 और AB C3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कोने पर 8 × 1/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा, अंत केंद्र पर 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था एक होती है जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, जिससे संरचना एक प्राप्त होता है, जिससे निबिड संकुलित संरचना प्राप्त होता है, जिसे हम लोग CPS यानी कि क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल बोल सकते हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है जिसे निबिड संकुलन प्राप्त होता है, यानी कि क्लोज पैकिंग प्राप्त होता है। तो किसी भी संकुलन में यदि एक कण या गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे ही उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब किसी भी संकुलन में या पैकिंग में एक कण या एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो त्रिविमीय निबिड संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है एक विमीय निबिड संकुलन, यानी कि हो जाएगा आपका 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके अंतर्गत जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 से बंधा हुआ है, हर एक जो पॉइंट है 2 से बंधा हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विविमीय निबिड संकुलन, यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला है वर्ग निबिड संकुलन, जिससे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इसके अंतर्गत जो होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 1 4 से बंधा हुआ है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और ए संकुलन इसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता जो होता है 52.4% होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे षटकोणीय निबिड संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पे ए बी टर्म में बनता है, तो यहाँ पे एक जो होता है 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ए बी संकुलन इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और संकुलन क्षमता जो होता है 60.4% होता है। क्वेश्चन क्या है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो टोटल परमाणुओं की संख्या होती है 6। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है त्रिविमीय निबिड संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। पहला नंबर होगा द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड संकुलन। यहाँ पे जो होगा ए संकुलन होगा, सामान्य घनीय जालक सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा, इसका संकुलन क्षमता होगा 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड संकुलन। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा ए बी के टर्म में बनेगा। आगे देखते हैं लोग, ये जो बनेगा पहली परत जो होगा सीधे ट्रायंगल को मैंने ढकेगा, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ टी को मैंने ढकेगा, ठीक है। तो ए बी संकुलन यहाँ पे हमारा बनेगा षटकोणीय निबिड संकुलन, जिसे हम लोग बोलते हैं HC
पी। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम MO Mg Be CD और Zn। इसका संकुलन क्षमता जो होगा 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती है ओ को ढकना होता है। ABC संकुलन यहाँ पे बनता है। घनीय निबिड़ संकुलन CCP या FCC होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका कॉपर Ag Au और Fe। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? तो आंसर हो जाएगा SCP और CCP। उसके बाद में विकल्प नंबर सी। चौथे प्रकार का संतुलन जो होता है BCC संकुलन होता है, जिसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का अवाकार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि SCP संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, NaCl रवा की संरचना क्या है? फलक केंद्रित घनाकार यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा B। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल होल्स या वॉइड्स। इसमें सबसे पहले है कि अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान या रिक्ति खाली रह जाती है, जिन्हें हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं। अवयवी कण के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तियाँ बोलते हैं। वास्तव में रिक्तियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल्स या वॉइड्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 और बीच में 4 नंबर है, तो यहाँ पे जो ये जो हमारा जो वॉइड है यही हमारा है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, यानी कि 4 गोलों से ये बनी होती है। 3 गोलों के ऊपर एक गोला, एक गोले पर 3 गोले ये स्थित होते हैं, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित कण यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो 4 होते हैं। और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या को हम लोग अगर R मानते हैं और गोले की त्रिज्या को यदि हम बड़ा R से डिनोट करते हैं, तो दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा R = 0.225 R होता है। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या को हम लोग डिनोट करेंगे 2n से, जहाँ पे n जो होता है गोलों की संख्या हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ में क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड्स। इसमें जो होता है 6 गोलों से बनती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गोले से बनती है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 गोले पर 3 गोला रहेगा, या 4 गोलों के ऊपर वो नीचे एक एक गोला स्थित रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 गोलों पे है, एक गोला नीचे और ऊपर स्थित है, यहाँ पे 3 गोले पे 3 गोला स्थित है। इस तरह से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जिसे हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। अष्टफलकीय रिक्ति से उपस्थित कण की समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं, वो 6 होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अगर R है तो R = 0.414 होता है। ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, जहाँ पे गोलों की संख्या n होती है। क्वेश्चन है आपका, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो निश्चित रूप से 6। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस है ज़्यादा। या तो एक अष्टफलकीय रिक्ति में गोलों की संख्या कितनी होगी और एक चतुष्फलकीय रिक्ति में गोलों की संख्या कितनी होगी, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, A और B तत्वों में से एक ठोस यौगिक बना हुआ है और B तत्व के परमाणु CCP व्यवस्था में है, जबकि A तत्व के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। माना क्रिस्टल में परमाणु N है, तो B नंबर में हो जाएगा CCP क्रिस्टल है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपका N। और A में चतुष्फलकीय रिक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो A अनुपात B = हो जाएगा 2n1 अनुपात n1। n1 से n1 कट जाएगा तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, तो अणु सूत्र हो जाएगा A2B1, यानी कि A2B आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में तत्व A तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व B उपस्थित है, तो ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा? तो माना कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है, तो A चतुष्फलकीय रिक्ति है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, और B अष्टफलकीय रिक्ति है तो n हो जाएगा। और O क्रिस्टल जो है, मतलब ये हो जाएगा ऑक्साइड का क्रिस्टल, उसमें हम लोग n मान लेते हैं। तो A अनुपात B अनुपात O = हो जाएगा 2n अनुपात n अनुपात n। तो A अनुपात B अनुपात O = 2 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। इस तरह से अणु सूत्र हो जाएगा A2BO हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका कण का त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध स्थापित करना। सबसे पहला है सिंपल, तो सिंपल में ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 कोनों पर 8 मतलब कि यहाँ पे रहते हैं हमारे पास में कण,
तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, तो इसके बीच में आर और आर डिस्टेंस है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो 2r इजकल टू ए हो जाएगा, तो r इजकल टू a/2, यानी कि सिंपल यूनिट सेल में r और a में रिलेशन जो होगा वो हो जाएगा r इजकल टू a/2, ये पूछ सकता है। उसके बाद में फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्र में निश्चित रूप से सारे जो है कॉर्नर पे एक एक रहेंगे और इसके फलक पे भी एक एक रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 गोले हैं और यहाँ से यहाँ तक आर, फिर से आर, आर और आर, इतना आर बना हुआ है और यहाँ पे ए है और ए है, तो ए अगर इसको हम लोग डायगोनल लेंगे तो ये प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, तो रूट ओवर 2 इंटू ए हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम करेंगे तो रूट ओवर इस तरह से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा रूट 2 इंटू ए, वहीं लिखा गया है। तो यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 r इजकल टू a रूट 2, तो r इजकल टू हो जाएगा a रूट 2/4। यहाँ यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r इजकल टू a/2 होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में r इजकल टू a रूट 2/4 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित। तो अंतर केंद्रित में क्या होता है कि यहाँ पे 8 कॉर्नर पे रहता है और एक बीच में रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका, यदि ठीक से देखा जाए तो ए हो जाएगा a रूट 2 और a रूट 2 से बन जाएगा a। तो यहाँ पे वही हम लोग दिखाए हैं 1 2 3 तो बन रहा है, यहाँ पे a वाला हो गया आपका डिस्टेंस a रूट 2 और a वाला हो गया a, तो ये a रूट 2 और a, तो ये पूरा का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर अगर हम निकालना चाहें तो a रूट 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी कि 3a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा रूट 3 इंटू ए, तो इसका डिस्टेंस हो गया तो 1 2 3 4, तो 4r इजकल टू हो जाएगा a रूट 3, तो r इजकल टू हो जाएगा a रूट 3/4। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पैकिंग निकालते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक के लिए हमको यूनिट सेल निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जैसे इसके पहले भी निकाले थे हम लोग 2r इजकल टू a, उसके बाद में हो जाएगा r इजकल टू a/2। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, उसके बाद में है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता में दिया हुआ है एक कण का आयतन डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का आयतन, तो एक कण का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई हो जाएगा a³ इजकल टू 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू a/2 r इजकल टू a/2 हो जाएगा तक का क्यू डिवाइड बाई a³। तो सबको जब हम कटाएंगे तो निश्चित रूप से 11/21 आएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0.5238, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी 0.524 हम लोग लिख सकते हैं, और पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 52.4%। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कितना होगा, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे रहता है, उसके बाद में हर एक फेस पे रहता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला हो गया ये, ठीक है, तो इसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2a और यहाँ पे r यानी कि 4r हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4r इजकल टू a रूट 2, तो r इजकल टू हो जाएगा a रूट 2/4। संकुलन क्षमता हम लोग जानते हैं 4 कणों का आयतन डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई a³ हो जाएगा, तो 4 × 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/60 और r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है a रूट 2 डिवाइड बाई 4 का होल क्यू डिवाइड बाई a³। जब इसको हम पूरी तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 रूट 2 डिवाइड बाई 21। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पैकिंग इफिशियंसी 11/21 इंटू रूट 2 का मान होता है 1.414। जब इसको हम 11/21 को करेंगे तो 0.524 इंटू 1.414 हो जाता है, क्योंकि 11/21 को हम लोग लास्ट में देखे थे 0.524 होता है, तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 0.740। इसको भी याद रखेंगे और परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी 0.740 गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 74 हो जाएगा फेस सेंटर्ड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे रहता है और साथ में इसके बॉडी में रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे ए है और ए है, तो ये वाला 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा √2a। तो ये वाला हो गया √2a, यहाँ पे ए हो गया, तो इन दोनों को हम लोग करेंगे तो √3a हो जाएगा, यानी कि 4r, 1 2 3 4 है, तो 4r इजिकल टू a√3 और r इजिकल टू हो जाएगा a√3/4। यहाँ से संकुलन क्षमता इजिकल टू 2 गुने कणों का आयतन डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन होता है, तो 2 गुने 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³ हो जाएगा। यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी इजिकल टू 2 गुने 4/3 गुने पाई 22/60, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर का मान यहाँ से लिख लेंगे a/√3 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब, और सबको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 11√3 डिवाइड बाई 28। 11 को √3 का मान होता है 1.732 डिवाइड बाई 28, इसको गुना करेंगे तो 19.052 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा, और इसको हम लोग जब भाग करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 0.68 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 68%। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे वेट ऑफ NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम, यानी कि W से डिनोट करेंगे। मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम, M से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा W/M गुने Na डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से W का वैल्यू दिया हुआ है 58.5, M का वैल्यू दिया हुआ है 58.5 गुने Na, यानी कि ये वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.505 इंटू 10⁻323 यूनिट सेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, सोने के 2 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना है। AU का मान कितना होता है, 197 होता है। यहाँ पे वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, एटॉमिक वेट A 197 हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू W/A इंटू Na होता है डिवाइड बाई 4। एक W का वैल्यू है 2 और A का वैल्यू है 197 गुने Na का वैल्यू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4। जब इसको पूरा तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15.2 गुने 10⁻20 यूनिट सेल, या इसी को लिख सकते हैं 1.52 गुने 10⁻21 यूनिट सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है किसी दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे यदि कोर की लंबाई A दिया हुआ है, घनत्व यदि D दिया हुआ है, कुल द्रव्यमान M दिया हुआ है, तो कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू Z होता है, यानी कि पूरे क्रिस्टल का आयतन, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू पूरे क्रिस्टल का आयतन डिवाइड बाई एक यूनिट सेल का आयतन गुने Z हो जाएगा, यानी कि परमाणुओं की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान बाई घनत्व डिवाइड बाई AQ इंटू Z हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके माध्यम से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है जिसके कोर की लंबाई 288 pm है, तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। Z का मान दिया हुआ है 2, A का मान दिया हुआ है 288 pm, यानी कि 288 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। D का मान दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। M का मान दिया हुआ है 208 ग्राम। परमाणुओं की संख्या हो जाएगा M/D इंटू AQ इंटू Z। M का वैल्यू है 208, Z का वैल्यू है 2, D का वैल्यू है 2.7 और A का वैल्यू है 288 इंटू 10⁻10 का पावर क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.44 इंटू 10⁻24 परमाणु। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स। माना कि यूनिट सेल का कोर A दिया हुआ है, एक यूनिट सेल में कुल कण कितना है Z है, एक का द्रव्यमान है M, क्रिस्टल का मूलर द्रव्यमान इसको बड़ा M से डिनोट करते हैं, अवोगाद्रो की संख्या Na से डिनोट करते हैं। तो एक यूनिट सेल का घनत्व अगर D है तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन होता है, तो D इक्वल टू हो जाएगा Z/AQ इंटू M से डिनोट करेंगे, M इक्वल टू M/Na हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे D इक्वल टू Z/AQ इंटू M/Na, और यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाई AQ को हम लोग V से डिनोट करेंगे तो V इंटू Na हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है तथा एकक सेल का कोर 430 pm है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। Na का घनत्व दिया हुआ है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, परमाणु भार 23 दिया हुआ है और Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है। A इक्वल टू 430 pm, यानी कि 430 गुने 10⁻10 सेंटीमीटर है। Z का मान ज्ञात करना है। D इक्वल टू दिया हुआ है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। M का वैल्यू दिया हुआ है 23, Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका Z इंटू M डिवाइड बाई AQ इंटू Na। तो यहाँ से Z निकालना है तो Z इक्वल टू हो जाएगा D इंटू AQ इंटू Na डिवाइड बाई M।
डी का मान दिया हुआ है 0.9623, ए का मान दिया हुआ है 430 गुणे 10⁻10 का होल क्यूब हो जाएगा। एन का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 और एम का वैल्यू दिया हुआ है 23। जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो जेड इक्वल हो जाएगा 2.00355, यानी कि जेड का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करना है। Na का वैल्यू दिया है 23 और Cl का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.55। Aq इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। M का वैल्यू NaCl 23 प्लस 30.5 इक्वल टू 58.5 हो जाएगा। D का वैल्यू याद करना है। यहाँ पे Z FCC के लिए 4 हो जाएगा। Na का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, तो डी इजिकल टू हम जानते हैं जेड एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए, तो डी इजिकल टू हो जाएगा जेड का वैल्यू 4 इंटू एम का वैल्यू 58.5 और ए का वैल्यू 2.01 इंटू 10⁻2 का होल क्यू की जरूरत नहीं है चूँकि ए क्यू का ही वैल्यू ये दिया हुआ है और एन ए का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको पूरा तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर के लगभग है। कॉपर का वैल्यू होता है आपका 63.5। FCC स्ट्रक्चर का है तो जेड इजिकल टू 4 हो जाएगा। एम इजिकल टू 63.5। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। एन का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। डी का मान निकालना है क्योंकि डी इजिकल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए। डी इजिकल टू जेड का वैल्यू 4 है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 63.5, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 3.61 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब और एन ए का वैल्यू दिया 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा 8.97 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना है। NaCl का FCC स्ट्रक्चर का इसलिए Z इक्वल टू 4 हो जाएगा। M इक्वल टू 58.5 चूँकि 23 प्लस 33 35.5 हो जाएगा। ए क्यू का मान दिया हुआ है 1.81 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। डी का मान निकालना है तो डी इक्वल टू दिया हुआ है Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू Na। डी इक्वल टू जेड का मान 4 दिया हुआ है, एम का मान 58.5, ए का मान ए क्यू का मान ही दिया हुआ है 1.81 इंटू 10⁻22। एन ए का मान हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो डी का मान हो जाएगा 2.14 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख समराइज तरीका से हम लोग देखते हैं विभिन्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स। सबसे पहला है, कभी भी पूछ सकता है कि NaCl टाइप का का विवेचना करें तो आप लोग इसी से लिख सकते हैं। NaCl की आयनों की स्थिति जो होगी Cl माइनस पे CCP होता है और Na प्लस पे अष्टफलकीय रिक्ति के रूप में रहता है। इसका एग्जाम्पल है LiX, NaX, KX, RbX, AgCl और AgBr। NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है Na प्लस पे 6 और Cl माइनस पे 6 होता है और NaCl टाइप में यूनिट सेल में सूत्र जो होता है वह होता है 4। CaCl टाइप जो कि पूछा हुआ है 2015 साल में, CS प्लस बाई Cl माइनस का जो यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू होता है वह होता है 0.933 होता है। Cl माइनस पे घन के कोने पे BCC स्ट्रक्चर होता है और CS प्लस पे अंतर केंद्र पर BCC स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल है CaCl टाइप का CSX, CSBr, TiBr और TiCl। CaCl टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस पे 8 होता है और Cl माइनस पे 8 होता है। यूनिट सेल में सूत्र CaCl टाइप का 1 होता है। अब आते हैं ZnS टाइप में, यहाँ पे S-2 पे CCP स्ट्रक्चर होता है और Zn+2 पे आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। ZnS टाइप का एग्जाम्पल ZnS, CuX और AgI होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ZnS टाइप में Zn+2 पे 4 होता है और S-2 पे 4 होता है। ZnS टाइप का यूनिट सेल जो होता है 4 होता है। नेक्स्ट है आपका CaF2 टाइप में Ca+2 पे CCP स्ट्रक्चर होता है और F- पे चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। CaF2 टाइप का एग्जाम्पल CaF2, SrF2, BaF2 और BaCl2 होता है। CaF2 टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 पे 8 होता है और F- पे 4 होता है और CaF2 टाइप में यूनिट सेल में सूत्र होता है 4। अब Na2O टाइप में O2- CCP स्ट्रक्चर होता है और Na+ पे चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। Na2O टाइप में एग्जाम्पल होता है Na2O और Li2O। Na2O टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ पे 4 होता है और O- पे 8 होता है और Na2O टाइप में यूनिट सेल में सूत्र 4 होता है। उसके बाद में AgI टाइप में I- पे षटकोणीय यूनिट सेल होता है और Ag+ में आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। AgI टाइप में एग्जाम्पल AgI होता है, ZnO होता है, NH4F होता है और AlN होता है।
AgI टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Ag प्लस पे 4 होता है और I माइनस पे 4 होता है। AgI टाइप में यूनिट सेल में सूत्र 4 होता है। इस तरह से हमने इस सारे को देख लिया एक जगह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर कुछ क्रिस्टलों की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि ताप में वृद्धि होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, यानी कि ऐसा उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या में घटेगा, यानी कि परिवर्तन होगा, वो नीचे की तरफ घटेगा। दाब में यदि वृद्धि होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे CSCl टाइप क्रिस्टल अगर लेते हैं तो हाई टेम्परेचर देते हैं, यानी कि 740 डिग्री केल्विन, तो NaCl टाइप क्रिस्टल में बदल जाता है, यानी कि ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं CSCl में, और NaCl टाइप का क्रिस्टल बन जाता है, जिसके कारण 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर अगर देते हैं तब। उसके बाद में है आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धनायनों की त्रिज्या डिवाइड बाई ऋणायनों की त्रिज्या, यानी कि R प्लस डिवाइड बाई R माइनस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे त्रिज्या अनुपात के अंतर्गत यदि 0.155 से लेकर 0.225 तक रहता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, और इसकी आकृति होगी समतलीय त्रिकोणीय, और उदाहरण के तौर पे B2O3 हम लोग लिख सकते हैं। यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 तक रहता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और ये चतुष्फलकीय होता है, और इसका एग्जाम्पल ZNS हो सकता है। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है, इसका कोई भी उदाहरण नहीं है। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है, और इसका उदाहरण है NaCl। यदि त्रिज्या अनुपात 0.732 से लेकर 1.001 तक होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और इसकी आकृति अंतः केंद्रित घन होती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा CSCl। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3, 4, 6, 8 वाले क्रिस्टल हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 7, 9 वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। यानी कि 3, 4, 6, 8 वाले क्रिस्टल बनेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 5, 7, 9 होता है वैसे क्रिस्टल नहीं बनते, क्योंकि ऐसे क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायनों का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। इसीलिए क्रिस्टल नंबर जिनका 5, 7, 9 होगा वैसे क्रिस्टल बन ही नहीं सकते हैं। त्रिज्या अनुपात अधिक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा, जिसके कारण अस्थायित्व भी अधिक होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक ठोस A प्लस B माइनस की संरचना NaCl के समान है। यदि ऋणायन की त्रिज्या 241.5 पिकोमीटर है तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या गणना करना है। क्या त्रिज्या 50 पिकोमीटर युक्त एक धनायन C प्लस को क्रिस्टल A प्लस B माइनस की चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेश किया जा सकता है? तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है NaCl के लिए R प्लस बाई R माइनस होता है, NaCl के 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है, तो वो वैल्यू याद रखना जरूरी है। इसलिए R माइनस का वैल्यू मिनिमम दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। R प्लस न्यूनतम मान के लिए R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान लेंगे तो हो जाएगा 0.414। R प्लस डिवाइड बाई R माइनस का मान वैल्यू दिया हुआ है 241.5 इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। यहाँ से R प्लस का वैल्यू हो जाएगा 0.414 इंटू 241.5, यानी कि R प्लस का वैल्यू कितना आ गया 99.98 पिकोमीटर। चतुष्फलकीय रिक्ति R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.225 माइनस 0.414 हो जाएगा, यानी कि R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 241.5 इक्वल टू 0.225, तो हो जाएगा R प्लस इक्वल टू 0.225 गुने 241.5 हो जाएगा, यानी कि R प्लस का वैल्यू 54.34 हो जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या 54.34 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो C प्लस की त्रिज्या हो जाएगा 50 पिकोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि C प्लस की त्रिज्या 50 पिकोमीटर दिया हुआ है, और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या 54.34 पिकोमीटर आया है, तो रिक्ति की त्रिज्या ग्रेटर देन है C प्लस की त्रिज्या थे, तो C प्लस को सरलता से चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेशित किया जा सकता है। यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक यौगिक AB में A प्लस आयन की त्रिज्या 90 पिकोमीटर है तथा B माइनस की त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, तो AB की समन्वय संख्या एवं संरचना ज्ञात करना है।
तो आर प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू दिया है 90/186 इक्वल टू 0.4838 पिकोमीटर, यानी कि 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में स्थित है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या हो जाएगा 6। तो संरचना आकृति जो होगा अष्टफलकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम BCC रावा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। तो देखिए BCC क्रिस्टल त्रिज्या में R इक्वल टू √3/4a होता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 351। तो R इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 4 इंटू 351 वैल्यू हो जाएगा 151.983। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में भी और 2017 में भी और 2021 में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत ज्ञात है। BCC में पैकिंग इफिशियंसी 68% है। तो कुल स्थान है 100%। तो मुक्त खाली स्थान कितना हो जाएगा 100 माइनस 68% इक्वल टू 32% खाली स्थान हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर क्या होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम की Na2O में 4 होती है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है कतरनिक में CaCl क्रिस्टल में CS प्लस समन्वय संख्या 8 होती है। CaCl में CS प्लस प्लस Cl माइनस होता है। CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये सही है। और CaCl के क्रिस्टल में Cl माइनस आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग है, तो ये निश्चित रूप से BCC पैकिंग होता है। तो दोनों कथन सही है, तो कथन दो कथन की सही व्याख्या करते हैं। विकल्प नंबर तो इसीलिए ये 2011 में पूछा हुआ है, यानी कि कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन कि किसी धातु की खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होगी। तो 12 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है SCF में। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी तक हमने जितने भी क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सबको हमने देख लिया है। अब इसके बाद में मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स को हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के लगभग बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल दोष जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, वास्तव में क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। यानी कि जो भी क्रिस्टल दिए रहते हैं उसमें क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या विचलन आ जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष बोलते हैं। वास्तव में क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 और 2023 ईस्वी में कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो अव्ययी कणों की व्यवस्था में अनियमितता बिंदु दोष कहलाता है। जो अव्ययी कण जो होते हैं उनकी व्यवस्था में जो अनियमितता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है रेखीय दोष जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन रेखीय दोष कहलाता है। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। जब भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं कि बिंदु दोष जो दिया हुआ है, बिंदु दोष के जो दिया हुआ है 2, तो उसके टाइप भी हम लोग लिख देंगे। क्योंकि बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। रस समीकरण मितीय दोष को हम लोग बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा होता है अशुद्धता दोष जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं 1 बाई 1। यहाँ पे दिया हुआ है पहला रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें होता है कि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात स्थिर रहता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रिक्तिका दोष जिसे हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है अंतरकाशी दोष जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है आपका शॉर्टकी दोष जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा होता है फ्रैंकल दोष जिसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा नंबर में अब हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन या धातु आधिक्य दोष जिसे हम लोग बोलते हैं कटायन या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला है यानी कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, अर्थात ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दूसरा होता है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। बी नंबर में देखेंगे अब हम लोग कि धनायन धातु के अभाव दोष यानी कि कटायन या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहला हो जाएगा आपका धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण यानी कि ड्यू टू कटायन डिफिशियंसी। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तीसरा नंबर है आपका अशुद्धता दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि उपस्थिति होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उससे हम लोग बोलते हैं अशुद्धता दोष। इतने प्रकार के दोष हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग 1 बाई 1 पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिक्तिका दोष को, जिसे हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष होता है। यह कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे यहाँ से अवयवी कण यहाँ से और ये वाले अवयवी कण निकल के बाहर चले गए हैं, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष। जाने वाले कणों के स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती है जिसके कारण इसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। घनत्व तो कम हो जाता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन होता है। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। जब हम लोग क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो हो सकता है कि कुछ कण उससे बाहर निकल के बाहर चले जाए, जो रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसी के कारण उस क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसे ऊष्मागतिकी दोष या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। यह दोष अनायनिक ठोसों में भी पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। रस समीकरण मितीय दोष भी इसे हम लोग कहते हैं। बाहर से कुछ कण अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं। इस दोष के कारण घनत्व बढ़ता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन अनायनिक ठोसों में भी पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके सभी कण मौजूद है, लेकिन बाहर से 2 कण यहाँ पे आ गए हैं। जो बाहर से कोई कण आ जाते हैं उसी के हम लोग अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट। यह 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आधुनिक क्रिस्टलों में यह पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष है। एक प्रकार का समीकरण मितीय दोष भी है। इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब या लुप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि ये पॉजिटिव आयन गायब हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ से निगेटिव आयन भी गायब होगा। जब भी गायब होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ गायब होगा। इसके खोजकर्ता जो थे वाल्टर हरमन शॉर्टकी थे। दोष की शर्त क्या है? यौगिक उच्च आयनिक होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा नंबर में शर्त क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। तीसरा नंबर है कि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, CaCl, KCl ये सभी हो सकते हैं शॉर्टकी दोष। इसे हम लोग याद करेंगे, ये कभी पूछ सकता है। अब इसके प्रभाव तथा लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रभाव तथा लक्षण है, पहला नंबर प्रभाव है धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर है आयनों के बाहर निकलने के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तीसरा नंबर है धनायन और ऋणायन के बाहर निकलने के कारण जो छिद्र बनते हैं उन्हें छिद्र युग्म या पेयर ऑफ होल्स कहते हैं हम लोग। चौथा नंबर को है पॉइंट सतह पर आने वाले आयनों के जोड़ों को शॉर्टकी युग्म कहते हैं। पाँचवा नंबर है आपका छिद्र या होल्स गति कर सकते हैं। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल सुचालक हो जाते हैं। नोट में आप देख सकते हैं MX2 प्रकार का आयनिक यौगिक शॉर्टकी दोष के कारण उत्पन्न होता है। एक M++ आयन के साथ 2X- आयन निकलते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट दोष देखते हैं, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रैंकल दोष क्या है कि यह एक आयनिक ठोसों में पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी है। कुछ आयन अपना स्थान यानी कि जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं। इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है वह इसे छोड़कर ये अंतरस्थलीय स्थल में चला गया है। ये इसी दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। यह दोष रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष का मिश्रण होता है। अधिकतर धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। इसके खोजकर्ता जो है याकोव फ्रैंकल हैं। दोष की शर्त क्या है? पहला नंबर शर्त है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए। दूसरा नंबर शर्त है धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl, ZnS, AgBr, AgI, CaF2 ये सभी हैं। इसके प्रभाव तथा लक्षण को हम लोग अब देख लेते हैं। इसके पहला प्रभाव है छिद्र तथा होल गतिशील होंगे, क्रिस्टल विद्युत धारा का सुचालक होता है। दूसरा नंबर प्रभाव है यदि छिद्रों की संख्या अधिक होगी, क्रिस्टल के टूटने की संभावना बढ़ेगी तो क्रिस्टल अस्थायी हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है समान आवेशों के समीप आने के कारण परावैद्युतांक बढ़ जाता है। चौथा नंबर पॉइंट है यह रिक्तिका दोष तथा अंतःकाशी दोष का मिश्रण है। इसे असामान्य परागमन या विस्थापन दोष भी कहा जाता है। सबसे पहला नंबर नोट है कि AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। दूसरा नंबर पे क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण इनके हैलाइड्स में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। LiCl, चूँकि इसमें प्लस माइनस, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, KCl, K प्लस Cl माइनस, RbCl, Rb प्लस Cl माइनस। और सबसे इंपॉर्टेंट है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस क्या होता है। ये 2011 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो शॉटकी दोष समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से लुप्त होते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। दूसरा नंबर डिफरेंस है, धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन छोटा तथा ऋणायन बड़ा होता है। तीसरा नंबर है कि आयन क्रिस्टल के बराबर होते हैं। तीसरा नंबर डिफेक्ट है फ्रैंकल दोष का कि आयन अंतराकाश में होते हैं। चौथा नंबर है घनत्व इसका घटेगा शॉटकी डिफेक्ट में, और फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पांचवा नंबर डिफेक्ट है कि शॉटकी डिफेक्ट में परावैद्युतांक जो होता है अपरिवर्तित रहता है, जबकि फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक बढ़ता है। छठा नंबर है अधिक कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। शॉटकी दोष अस्थायित्व तो वृद्धि होती है, जबकि फ्रैंकल दोष के अस्थायित्व में कमी आती है। शॉटकी दोष में विद्युत चालकता में वृद्धि होती है, जबकि फ्रैंकल दोष में विद्युत चालकता में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शॉटकी दोष का NaCl, KCl, CaCl होता है, जबकि फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल AgCl, ZnS, AgBr ये सब होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। F सेंटर दोष इसको हम लोग बोलते हैं। 2021 में पूछा हुआ था यह क्वेश्चंस। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा CrO2। यह 2020 में पूछा हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी है, 2022 में पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। आंसर हो जाएगा Fe3O4 फेरोचुंबकीय पदार्थ है। N2 जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। NaCl जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। O2 जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और Fe3O4 जो होता है वो फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय पदार्थ है। ClO2 जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ है, और CO2 SO2 SiO2 जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और ClO2 अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट धनायन तथा धातु अधिक के दोष या कटायन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इस दोष में धनायन के कारण अधिक ऋणायन कम हो जाता है। यह दोष दो प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्तिका के कारण या ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। क्रिस्टल के ऋणायन जो होते हैं क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे, परंतु अपने इलेक्ट्रॉनों को रिक्ति में छोड़ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। जैसे यहाँ से निगेटिव आयन चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। क्रिस्टल जो होता है और रस समीकरण मितीय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्ति को F केंद्र कहती हैं, या रंग केंद्र भी कहती हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। यदि F केंद्र अधिक होंगे तो वह क्रिस्टल अधिक रंगीन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl प्लस Na के वाष्प जब देते हैं और गर्म करते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टल दिया हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो कण है ये बाहर चले गए, इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी दोष को हम लोग ये बोलते हैं। जो क्रिस्टल के ऋणायन जो होते हैं क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, परंतु अपने इलेक्ट्रॉनों को रिक्ति में छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल के कारण और असमीकरणीय मितीय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्तिका को F केंद्र भी कहती हैं, या रंग केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। यदि F केंद्र अधिक होंगे तो वह क्रिस्टल अधिक रंगीन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को जब Na वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। उसी तरह KCl को जब K वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो बैगनी KCl प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से LiCl को जब Li वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो यहाँ पे गुलाबी LiCl प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन तथा धनायन उपस्थित होने के कारण क्या होगा, इसे हम लोग अब देखते हैं। लोग यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है आपका कि ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर चला आता है, उनका इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में रहता है, जिससे उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन भी अंतराकाश में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे A प्लस B माइनस है, यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक A प्लस यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, जिसके कारण पूरा बैलेंस बना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ZnO को जब हम गर्म करते हैं तो Zn+2 तथा प्लस हाफ O2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तो यौगिक अनुचुंबकीय तथा रंगीन भी हो जाता है एवं सुचालक भी हो जाते हैं। यह N टाइप अर्धचालक की तरह
कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, धातु या धनायन अभाव दोष या मेटल और कटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट इसको बोलते हैं। धातु धनायन में कम तथा कम और ऋणायन होता है तो अधिक ये हो जाता है, ठीक है कि नहीं। धातु धनायन कम होगा और ऋणायन अधिक होगा। यहाँ पे यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनायन का स्थान रिक्ति होने के कारण कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं, जिससे अनेक उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है। परंतु उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं। यह दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाले यौगिकों में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A प्लस बी माइनस बी माइनस यहाँ पे एक यहाँ से हट गया है तो B माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस दिया हुआ है। ये पूरी तरह से है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो A प्लस है, यहाँ से A प्लस हटा है तो यहाँ पे एक और A प्लस प्लस आ जाएगा, तो यही बोला जाता है। इसी दोष को हम लोग बोलते हैं कि धातु या धनायन अभाव दोष। दूसरा नंबर इसका एग्जाम्पल हो सकता है FeS NiO FeO TiO। दूसरा नंबर है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। अब देखते हैं हम लोग, तो इसके कारण जो हो जाएगा, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि B माइनस आ गया तो उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। जैसे A प्लस है तो A प्लस प्लस हो जाएगा। यह दोष बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे दिया आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर जब गर्म करते हैं तो क्रिस्टल में अशुद्धि के परमाणु तथा आयन आ जाते हैं, तो क्रिस्टल भी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि छिद्र या होल्स बन जाएंगे। यदि अशुद्धि जालक बिंदु में आती है तो ऐसे ठोस को प्रतिस्थापित ठोस विलयन यानी कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस यहाँ पे Na प्लस है तो Na प्लस हट जाएगा, और यहाँ पे Na प्लस हट जाएगा तो Sr प्लस प्लस यहाँ पे उत्पन्न होगा, अलग से जो हम लोग क्रिस्टल लाते हैं उसके कारण। यदि अशुद्धि अंतराकाश में आए तो उसे अंतराकाशी ठोस विलयन भी कहते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं NaCl में जब थोड़ा SrCl2 मिलाते हैं और गलाते हैं तो और फिर ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल में 2Na प्लस के स्थान पर एक Sr प्लस प्लस आ जाता है और एक छिद्र भी बनता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। अब हम लोग बैंड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंड सिद्धांत को हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 नंबर चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े थे। परमाणु में परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तथा यही आणविक कक्षक मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है चालक बैंड, जिसे हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात खाली रहते हैं, इसे ही हम लोग बोलेंगे चालक बैंड। दूसरा नंबर में होता है संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। इनकी ऊर्जा कम होती है तथा ये इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये चालकों की व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पे बैंडों में अति व्यापन हो जाता है। यहाँ पे चालक में संयोजी बैंड और चालक बैंड में अति व्यापन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो वो विद्युत धारा का उत्पन्न करने लगते हैं, इसी के ही हम बोलते हैं चालक बैंड। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ चालकों की व्याख्या। यहाँ पे दिया हुआ है संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर बहुत ही अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं रह पाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में अधिक ऊर्जा अंतर है। ऊर्जा अंतर Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Eg, जिसको हम तो बोलते हैं वर्जित ऊर्जा या फॉरबिडन एनर्जी। सी नंबर है और चालकों की व्याख्या। संयोजी बैंड तथा चालक बैंड में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें आवेशित करके चालन बैंड में पहुँच जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे इसके दोनों के बीच में ऊर्जा अंतर जो होता है Eg ग्रेटर देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक वे अर्धचालक जो अपनी अति शुद्ध अवस्था में चालक का कार्य करते हैं, आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। इसे नैज चालक अर्धचालक भी कहते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है। ये पूछ सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछ सकता है। उसके बाद में अपद्रवी अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक प्लस अशुद्धि जब मिलाते हैं तो चालकता में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण या ड्रॉपिंग भी कहते हैं एवं इसे ही बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। यह भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ युक्त अर्धचालक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हम लोग देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें
वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम को लेते हैं, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन को लिया गया है, और उसके बाद में प्लस वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाती हैं फास्फोरस या आर्सेनिक को मिलाने से फास्फोरस के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मुक्त रहता है, जिससे चालकता बढ़ेगी। आवेश को प्रवाहित करने का कार्य निगेटिव इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन सब 4 बॉन्ड से बना हुआ है, लेकिन फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 से बंद गया, लेकिन एक हमेशा बचा ही रह गया, जिसके कारण चालकता इसमें बढ़ेगी और आवेश को प्रभावित करने का कार्य निगेटिव इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों वाले अर्धचालक यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। कभी कभी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछ देता है या दोनों में अंतर पूछ देता है, तो हम लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम लेते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन हमने लिया है को लेते हैं एवं इसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि बोरोन या एल्यूमिनियम को मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने बोरोन को ही मिलाया है, नहीं को मिलाते हैं, तो बोरोन केवल 3 बॉन्ड बनाता है, परंतु चौथा स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून या पॉजिटिव छिद्र होल उत्पन्न हो जाता है जो गति करता है, अतः आवेश प्रवाहित होता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। अतः आवेश प्रवाहित करने का कार्य पॉजिटिव होल्स या धनावेशित छिद्र करता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे बोरोन जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हमेशा खाली रह गया, यहाँ पे एस का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसके कारण यहाँ पे चालकता बढ़ जाती है। और ये जो होता है आवेश प्रवाहित करने का कार्य पॉजिटिव होल से या धनावेशित छिद्र करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ठोसों के चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होती है, कक्षीय गति और एक चक्रण गति। कक्षीय गति होता है इसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि चक्रण गति में इसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी परिभाषा पूछ देगा, कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछेगा 2 कोई देकर, तो हमको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखना है। लौह चुंबकीय ठोस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, प्रति चुंबकीय ठोस को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सॉलिड्स, और प्रति लौह चुंबकीय ठोस को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, और फेरी चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुचुंबकीय ठोस यानी कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, जो कि 2011 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर चुंबकीय गुण को ये खो देता है। चुंबकीय गुण अस्थायी होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं O2 NO CO Fe Mn VO2 CuO Cu++ Ni+2 etc। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौह चुंबकीय ठोस या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, जो कि 2011 में पूछा हुआ था। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। इनके आयनों के खंड मिलकर डोमेन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो होते हैं ये सीधे तौर से जाने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeCO Ni और Cr2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय ठोस यानी कि डाईमैग्नेटिक सॉलिड। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H- Li+Be+2 F-O- Zn+ Ag+B2O5H2O, ये सभी एग्जाम्पल है प्रतिचुंबकीय ठोस के। TiO2 शुद्ध अवस्था में प्रतिचुंबकीय तथा क्रिस्टल दोष होने पर अनुचुंबकीय के रूप में कार्य करता है। प्रति लौह चुंबकीय ठोस या एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, इनकी संरचना लौह चुंबकीय ठोस के समान होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके डोमेन विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है 0 होता है, क्योंकि जितने ऊपर है उतने ही नीचे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे MnO CaO MnO2 CrO3 Fe2O3 FeO हो जाएगा। उसका बाद फेरी चुंबकीय पदार्थ के अंदर फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स में इसकी संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है। इसके डोमेन विपरीत परंतु असमान होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, तो ये तो डोमेन विपरीत होंगे परंतु असमान होंगे। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe3O4 Zn Fe2O4। गर्म करने पर यह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। नोट के तौर पर चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव अब हम लोग देख लेते हैं। चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें जब हम उच्च ताप पर हम लोग गर्म करते हैं तो इससे हम लोग को अनुचुंबकीय ठोस प्राप्त होता है, अतः ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पहले चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसको आप 1-2 बार रिवीजन कीजिए। इसमें ही हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जिक्र हमने कर दिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।